श्रोताओं का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक कह सकते हैं भौगोलिक यात्रा पे निकल रहे हैं। प्रदेश के ऊंचे नीचे धरातल, पठारों और घाटियों की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मध्य प्रदेश के भूगोल पर एक विस्तृत यूट्यूब व्याख्यान का हिस्सा है। इसमें प्रदेश की जमीनी संरचना का काफी अच्छा ब्यौरा दिया गया है। हाँ, काफी डिटेल्ड है वो। इस चर्चा का मकसद है इस जटिल भौगोलिक ताने बाने को सरल शब्दों में समझना। कौन सा इलाका कैसा दिखता है, क्यों वैसा है और इसका वहाँ के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आइए मध्य प्रदेश की जमीन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर किन बड़े भौगोलिक हिस्सों में बांटा जा सकता है, उनकी क्या खास पहचान है, और ये विभाजन सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की असलियत को कैसे दर्शाते हैं। सही बात है। देखिए, जमीन की बनावट ही तो तय करती है कि पानी किधर बहेगा, मिट्टी कैसी होगी, फसल क्या उगेगी। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है एक तरह से। तो सबसे पहले इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है? देखिए, अगर हम एक विहंगम दृष्टि डालें, मतलब ऊपर से देखें, तो मध्य प्रदेश को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है मध्य उच्च प्रदेश, यानी सेंट्रल हाईलैंड्स। ये प्रदेश के ज्यादातर उत्तरी और मध्य भाग को कवर करता है। अच्छा। दूसरा है दक्षिण में स्थित सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, एक लंबी पर्वत श्रृंखला। और तीसरा है सुदूर पूर्व में पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड भी कहते हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बड़े हिस्से भी आगे छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, खासकर मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा श्रेणी। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। बेहतर समझ के लिए भूविज्ञानिकों ने मध्य उच्च प्रदेश को 5 अलग अलग पठारों और घाटियों में बांटा है, और सतपुड़ा श्रेणी को भी उसके विस्तार के आधार पर 3 हिस्सों में। अच्छा। पूर्वी पठार या बघेलखंड अपने आप में एक इकाई है। तो कुल मिलाकर हम मध्य प्रदेश के 7 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की बात करेंगे। 7 क्षेत्र, ठीक है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के पहले भाग मध्य भारत के पठार से। ये प्रदेश के किस कोने में है और इसकी क्या खास पहचान है? ये पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का करीब 10.5% हिस्सा इसमें आता है। 10% से थोड़ा ज्यादा? जी। इसका निर्माण मुख्य रूप से पुरानी विंध्य चट्टानों के घिसने, मतलब अपरदन, और चंबल जैसी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने, यानी निक्षेपण से हुआ है। इसमें नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी जैसे जिले शामिल हैं। स्रोत में यहाँ की जलवायु को विषम बताया गया है। थोड़ा समझाएंगे इसका क्या मतलब है, विषम जलवायु? विषम जलवायु यानी एक्सट्रीम मौसम, मतलब गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ओह, बहुत ज्यादा अंतर। हाँ, बारिश भी यहाँ कम होती है, औसतन 50 से 75 सेंटीमीटर सालाना। इसीलिए इसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और पानी की कमी का असर यहाँ की वनस्पति पर भी दिखता है। कांटीले और सूखे में टिकने वाले पेड़ पौधे जैसे खैर, बबूल ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण यहाँ जलोढ़ या कछारी मिट्टी प्रमुख है। दिलचस्प। और इसी इलाके को सरसों के बम्पर उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहते हैं। बिल्कुल सही, सरसों खूब होती है यहाँ। और यहीं पर चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। ये गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन, ये तो नदी के कटाव से बनी है ना? हाँ, नदी के तेज कटाव से। ये इस इलाके की एक बड़ी पहचान भी है और एक चुनौती भी। सही कहा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र स्रोत में है, टोंगरा 430 मीटर्स, श्योपुर में। बहुत ऊंची नहीं है वैसे। नहीं, तुलनात्मक रूप से कम ऊंची है। चलिए अब मध्य भारत पठार से थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अगला पड़ाव है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ का नजारा कैसे बदलता है? हाँ, मध्य भारत पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। ये मध्य प्रदेश के लगभग 7.7% हिस्से पर फैला हुआ है। थोड़ा छोटा है ये? जी, उससे थोड़ा छोटा। यहाँ की जमीन थोड़ी अलग है। इसका निर्माण बहुत पुरानी कठोर नीस चट्टानों के घिसने से हुआ है। नीस एक तरह की रूपांतरित चट्टान है जो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी से बनती है। अच्छा, नीस चट्टाने। हाँ, दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना जैसे जिले इसमें आते हैं। जलवायु यहाँ भी वैसी है, विषम? काफी हद तक विषम ही है। गर्मी तेज, सर्दी ठंडी।
हालांकि बारिश मध्य भारत पठार से थोड़ी बेहतर है, करीब 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। और मिट्टी, स्रोत बताते हैं यहाँ मिश्रित लाल काली मिट्टी है। हाँ, मिलीजुली मिट्टी है। फसलें गेहूं, ज्वार, तिल। और नदियां बेतवा, सिंध, धसान यहाँ बहती हैं। हाँ, खनिज में हीरा और चूना पत्थर का नाम आता है। बिल्कुल। और कुछ खास बातें भी हैं, जैसे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, 1172 मीटर। 1172 मीटर, ये तो काफी ऊंची है। हाँ, ये काफी ऊंची है। बेतवा नदी यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है, इसीलिए इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह प्रदेश का सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पानी की कमी यहाँ एक बड़ी समस्या रहती है। ये तो है। एक और खास भौगोलिक चीज यहाँ देखने को मिलती है। झांसी और सागर के बीच का इलाका काफी हद तक समतल है, जिसे भूगर्भ शास्त्री संप्राय मैदान या पेनीप्लेन कहते हैं। पेनीप्ले। हाँ, मतलब वो मैदान जो करोड़ों सालों में चट्टानों के घिसते घिसते लगभग सपाट हो गया है। इसी मैदान में कहीं कहीं ग्रेनाइट या नीस की छोटी उभरी हुई पहाड़ियां दिखती हैं, जिन्हें टोर कहा जाता है। अच्छा, टोर, ये नया शब्द है। मध्य उच्च प्रदेश में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मालवा के पठार की। स्रोत कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक बड़े हिस्से पर लगभग 28% क्षेत्रफल पर फैला है। 28%? काफी बड़ा है। जी हाँ, और इसकी बनावट भी खास है। इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। ये वो सीढ़ीदार दिखने वाली चट्टानें हैं जो करोड़ों साल पहले बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के लावा बहने और ठंडा होकर जमने से बनी। अच्छा, लावा से बनाई है। हाँ, इसी लावा के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से यहाँ की प्रसिद्ध काली मिट्टी बनी है। काली मिट्टी, तो फसलें भी अच्छी होती होंगी। बिल्कुल। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, झाबुआ जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण शहर इसी पठार पर बसे हैं। यहाँ की जलवायु की बड़ी तारीफ सुनने को मिलती है। स्रोत में समशीतोष्ण जलवायु का जिक्र है और चीनी यात्री फाहियान का भी। हाँ, समशीतोष्ण यानी न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंडी। मौसम आमतौर पर सुहावना रहता है। शायद इसीलिए आज से करीब 1600 साल पहले भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु में से एक कहा था। कमाल है। वर्षा यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो खेती के लिए काफी अच्छी है। वनस्पति में शुष्क पर्णपाती वन है। लेकिन मालवा की असली पहचान है उसकी काली मिट्टी, जो बेहद उपजाऊ है। और इसी उपजाऊ काली मिट्टी की वजह से यहाँ सोयाबीन और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, साथ ही गेहूं और ज्वार भी। जी, शायद इसीलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। हाँ, ये भी कहते हैं। चंबल, शिप्रा, पार्वती, माही जैसी नदियां यहाँ बहती हैं। कर्क रेखा भी इसके लगभग बीच से गुजरती है। बिल्कुल। मध्य से। यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों में सिगार 881 मीटर का नाम प्रमुख है। साथ ही जाना पावा 854 मीटर और धजारी 810 मीटर का भी जिक्र मिलता है। मालवा से अब थोड़ा हटकर बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित रीवा पन्ना के पठार को देखते हैं। इसकी क्या खासियतें हैं? रीवा पन्ना का पठार, जिसे विंध्यन कगार प्रदेश भी कहते हैं, प्रदेश के लगभग 10.36% हिस्से पर फैला है। विंध्यन कगार मतलब? कगार का मतलब होता है किनारा या ढलान। तो ये दरअसल विंध्याचल पर्वत श्रेणी का उत्तरी किनारा या ढलान वाला क्षेत्र है एक तरह से। अच्छा, किनारा। हाँ, इसका निर्माण भी विंध्य शैल समूह की चट्टानों के अप्रदन से हुआ है, जिनमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर खास हैं। रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, कटनी जैसे जिले इसमें आते हैं। यहाँ जलवायु कैसी रहती है? जलवायु देखें तो गर्मी सामान्य रहती है, लेकिन सर्दी ज्यादा पड़ती है। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास। और पन्ना का नाम आते ही हीरे का ख्याल आता है। बिल्कुल। यहाँ खनिज में चूना पत्थर, गेरू के साथ हीरा प्रमुख है। नदियाँ केन, टोन्स, बीहड़ हैं। स्रोत में एक और बात है कि पन्ना की हीरे की खादानें भूगर्भीय रूप से बिजावर श्रेणी की चट्टानों से जुड़ी हैं। जी, बिजावर श्रेणी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुडविल या सद्भावना चोटी 752 मीटर दमोह जिले में है। हाँ, गुडविल पीक। और दमोह का प्रसिद्ध जबेरा गुंबद डोम भी इसी पठार में है। ये क्या चीज है? जबेरा गुंबद एक भूगर्भीय संरचना है, मतलब जमीन के नीचे चट्टानों के मुड़ने से बना एक गुंबद जैसा आकार, जो सतह पर भी थोड़ा उभार पैदा करता है।
मध्य उच्च प्रदेश का ये सफर अब हमें इसके सबसे दक्षिणी और एक महत्वपूर्ण हिस्से नर्मदा सोन घाटी पर ले आया है। ये घाटी क्यों इतनी खास है? नर्मदा सोन घाटी एक लंबी संकरी घाटी है जो पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। ये मालवा और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है। अच्छा, बीच में है ये? हाँ, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जो करीब 26% हिस्से पर फैला है। 26%? ये भी काफी बड़ा है। जी, इसकी खासियत इसकी बनावट और स्थिति है। ये एक भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, यूं समझ लीजिए कि जमीन के धंसने से बनी घाटी। पश्चिम में इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है, तो पूर्व में पुरानी धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों से। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन जैसे जिले इसी घाटी में बसे हैं। इतनी लंबी घाटी है तो जाहिर है पश्चिम से पूर्व तक जलवायु और मिट्टी में भी फर्क आता होगा। बिल्कुल। पश्चिम की ओर जहां गर्मी ज्यादा और ठंडी सामान्य रहती है, वहीं पूर्वी भाग में ठंडी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। वर्षा भी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी छोर पर करीब 75 सेमी से शुरू होकर पूर्वी छोर पर 125 सेमी तक पहुंच जाती है। ओह, काफी अंतर है वर्षा में। जी, मिट्टी में भी यही विविधता है। पश्चिम में गहरी काली मिट्टी दक्कन ट्रैप के असर से, तो पूर्व में लाल मिट्टी। और इसी वजह से फसलें भी बदलती हैं। हाँ, पश्चिम में कपास, मूंगफली ज्यादा होती है, मध्य में गेहूं और पूर्व में चावल की खेती प्रमुख हो जाती है। और नदियां तो जाहिर है नर्मदा और उसकी सहायक नदियां जैसे तवा, हिरन, शेर, शक्कर, हथनी ही होंगी। जी, नर्मदा और उसकी पूरी सहेलियां कह सकते हैं। खनिज में चूना पत्थर और संगमरमर का जिक्र है, खासकर जबलपुर के पास भेड़ाघाट का संगमरमर। हाँ, भेड़ाघाट का सफेद संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि पुरानी आर्कियन चट्टानों से मिलता है। इसे स्रोत में प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। बिल्कुल सही। इसकी उपजाऊ जमीन और नर्मदा के पानी की वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदेश का सबसे निचला इलाका भी है, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। तो ये था मध्य उच्च प्रदेश का विस्तृत नजारा। अब मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य भौगोलिक भाग दक्षिण में स्थित सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की तरफ चलते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में उसी के समानांतर फैली एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये प्रदेश के करीब 11% क्षेत्रफल पर फैली है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः साधारण गर्मी और अधिक ठंडी वाली होती है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जैसे दक्षिणी जिले इसी पर्वत श्रृंखला के हिस्से हैं। स्रोत बताते हैं कि इस लंबी श्रृंखला को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पश्चिम से पूर्व। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो पहला है पश्चिमी हिस्सा, इसे राजपीपला श्रेणी कहते हैं। इसका कुछ भाग गुजरात में भी पड़ता है। राजपीपला। दूसरा मध्य हिस्सा, ये महादेव श्रेणी कहलाती है। यहीं पर पचमढ़ी के पास मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है। धूपगढ़, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, 1350 मीटर। जी हाँ, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। इसका विस्तार महाराष्ट्र तक भी है। और तीसरा है पूर्वी हिस्सा, ये मैकाल श्रेणी है जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक है। मैकाल श्रेणी प्रसिद्ध अमरकंटक पठार, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदियां निकलती हैं, इसी मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। अमरकंटक, जहां से 3 नदियां निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में। बिल्कुल। अमरकंटक का पठार अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस पूरी श्रेणी में भी वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, लगभग 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। यहाँ भी वही पैटर्न। हाँ, मिट्टी में कहीं छिछली काली मिट्टी मिलती है तो कहीं लेटराइट। वन संपदा की दृष्टि से ये काफी समृद्ध है। सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस यहाँ खूब मिलते हैं। जंगल काफी होंगे यहाँ। जी, ताप्ती, वैनगंगा, पींच, वर्धा जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी इसी क्षेत्र से निकलती हैं या बहती हैं। और अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। तीसरा मुख्य भाग प्रदेश के सुदूर पूर्व में स्थित पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भाग है, कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 7%। सबसे छोटा? हाँ। 7%। हाँ, ये प्रदेश के एकदम पूर्वी कोने में है, जिसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया का कुछ पूर्वी हिस्सा आता है। इसकी चट्टानें बहुत पुरानी हैं, जिन्हें आद्य महाकल्प आर्कियन एरा का माना जाता है, यानी पृथ्वी की शुरुआती चट्टानों में से एक। सबसे पुरानी चट्टानें। जी,
स्रोत के अनुसार यहाँ वर्षा काफी ज्यादा होती है। हाँ, ये मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। औसतन 125 से 140 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। हाँ, जलवायु यहाँ भी गर्मी सामान्य और ठंडी अधिक वाली है। मिट्टी मुख्य रूप से लाल पीली पाई जाती है। ज्यादा बारिश के कारण यहाँ चावल प्रमुख फसल है। चावल, ठीक है। सोन, जोहिला, बनास, गोपत जैसी नदियां इस क्षेत्र से बहती हैं और यहाँ कोयले के भी बड़े भंडार हैं, खासकर सिंगरौली क्षेत्र में। हाँ, सिंगरौली तो ऊर्जा राजधानी भी कहलाती है। तो हमने मध्य प्रदेश के इन 7 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों की यात्रा की। इनके अलावा स्रोत में कुछ और बिंदु भी थे जो ध्यान खींचते हैं, कुछ छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें। हाँ, कुछ बातें हैं जो इन क्षेत्रों की समझ को और गहरा करती हैं। जैसे हमने मध्य भारत के पठार में चंबल के बीहड़ों की बात की, ये भूमि शरण का एक बड़ा उदाहरण है। फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि भारत के 2 बड़े नदी तंत्रों गंगा और नर्मदा के बीच जल विभाजक का काम करती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये तय करती है कि पानी किधर जाएगा। बिल्कुल, तय करती है कि बारिश का पानी गंगा में मिलेगा या नर्मदा में। हमने रीवा पन्ना में हीरे की बात की और स्रोत ये भी बताता है कि पन्ना की भोगन नदी की रेत में भी हीरा मिलता है, जहां मजगवा, हिनौता जैसी खानें हैं। नदी की रेत में हीरा? जी। एक और वर्गीकरण का जिक्र था। आर्थिक नियोजन के आधार पर भी प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे ग्वालियर कृषि प्रदेश, इंदौर कृषि औद्योगिक प्रदेश वगैरह। हाँ, वो एक अलग तरह का वर्गीकरण है। वो भौगोलिक कम, प्रशासनिक और आर्थिक नियोजन के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो ये थी मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप की हमारी पड़ताल। कैसे अलग अलग पठार, पहाड़, घाटियां, नदियां, मिट्टी और जलवायु मिलकर इस प्रदेश की एक अनूठी तस्वीर बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पूरी जानकारी का सार क्या निकलता है? इसका सार ये है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और चुनौती भी। यही विविधता तय करती है कि कहाँ कौन से खनिज मिलेंगे, कहाँ खेती अच्छी होगी, कहाँ जंगल होंगे, कहाँ पानी की कमी होगी और कहाँ अधिकता। हर चीज भूगोल से जुड़ी है। बिल्कुल, हर क्षेत्र की अपनी पहचान इसी भूगोल से जुड़ी है। कहीं सरसों की हांडी, कहीं गेहूं की डलिया, कहीं सूखा प्रभावित बुंदेलखंड, तो कहीं सर्वाधिक वर्षा वाला बघेलखंड। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस विविधता का संतुलन कैसे साधा जाए, इसका प्रबंधन कैसे हो। यह समझना जरूरी है कि ये भौगोलिक क्षेत्र सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये जमीनी हकीकतें हैं जो वहाँ के लोगों के जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, आज की चर्चा से ये एकदम साफ है कि मध्य प्रदेश का भूगोल न सिर्फ विविध है, बल्कि प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ये प्राकृतिक भौगोलिक सीमाएं जो लाखों सालों में बनी हैं, आज के दौर में प्रदेश के प्रशासनिक जिलों, विकास की योजनाओं और क्षेत्रीय पहचानों से कितना मेल खाती हैं? क्या विकास इन प्राकृतिक हदों का सम्मान करता है या कभी-कभी इनके विपरीत जाता है? इस पर विचार कीजिएगा।